मैं नीतू सिंह, श्री चंद्रभान सिंह जी की बेटी। मेरी मैरिज 2016 में मनी नागिन मोनू पटेल के साथ हुई। हमारी मैरिज अरेंज थी। इंगेजमेंट होने के कुछ ही महीने बाद ही मोनू में बहुत से बदलाव देखे गए, जैसे कहीं भी आने जाने में रोक टोक करने लगे, डिटेल्स लेना और मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी चेंज कर दिए गए थे। 4 महीने पहले मैरिज के मोनू की गर्लफ्रेंड शुमाइला ने मुझे कांटेक्ट किया और बहुत ही बदतमीजी से बातें की मैसेजेस में। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, एक लड़की कितनी मजबूर हो सकती है, एक लड़की को कितना दबाया जा सकता है, सेक्सुअली एक लड़की को कितना परेशान किया जा सकता है, परिवार के तौर पर लड़की को कितना प्रताड़ित किया जा सकता है। आज इसको बताने के लिए मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है और सुनाने के लिए एक कहानी है। कहानी ऐसी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी लड़की जो लड़की पढ़ी लिखी है, कुछ बनना चाहती थी, माँ बाप ने उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई। अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद एक अच्छे घराने में उसकी शादी की गई। घराना कौन सा? एक विधायक का। आज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से विधायक जिनका नाम है जालिम सिंह पटेल। बात हो रही है उनके बेटे की, उनकी बहू की और खुद जालिम सिंह की, जिनका ना केवल नाम जालिम था बल्कि उन्होंने भी जालिम होकर किस तरह से अपनी बहू को बेटी के समान नहीं समझा, किस तरह से अपने बेटे को हर तरह की छूट देकर रखी। और एक रिकॉर्डिंग में उनकी बहू, जिसका नाम नीतू सिंह ठाकुर है, वो क्या कुछ बता रही है, ये मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इस रिकॉर्डिंग को वो हर लड़की, वो हर माँ, वो हर पिता ध्यान से सुने जिन्हें ये लगता है कि उनकी बेटी किसी अच्छे घराने में, खासकर किसी राजनीतिक घराने में जाकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहेगी, जिन्हें ऐसा लगता है कि बड़े घरानों में उनकी बेटी के सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन ये रिकॉर्डिंग ये बताती है कि उनकी इकलौती बेटी, जो एक माँ बाप अपनी बेटी नीतू सिंह ठाकुर का रिश्ता मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से जो बीजेपी विधायक है जालिम सिंह पटेल, उनके बेटे के साथ जब करते हैं तो उसके बाद उनकी बेटी के साथ क्या कुछ होता है, ये पूरी कहानी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये ऑडियो जरूर सुनिए जो नीतू सिंह ठाकुर का हमारे पास पहुंचा है। और ये पूरा ऑडियो सुनने के बाद आपको शायद यकीन नहीं होगा कि एक पढ़ी लिखी बेटी किस तरह से अपनी आप बीती सुना रही है, बता रही है कि उसके पति सेक्सुअली उसे किसी गुलाम की तरह इस्तेमाल करते थे और हमेशा करना चाहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उस बेटी ने हार नहीं मानी और अब ये मामला किस लेवल पर पहुंचा हुआ है ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये ऑडियो सुनिए, फिर मैं आपको ये पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। मैं नीतू सिंह, श्री चंद्रभान सिंह जी की बेटी। मेरी मैरिज 2016 में मनी नागिन मोनू पटेल के साथ हुई। हमारी मैरिज अरेंज थी। इंगेजमेंट होने के कुछ ही महीने बाद ही मोनू में बहुत से बदलाव देखे गए, जैसे कहीं भी आने जाने में रोक टोक करने लगे, डिटेल्स लेना और मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी चेंज कर दिए गए थे। 4 महीने पहले मैरिज के मोनू की गर्लफ्रेंड शुमाइला ने मुझे कांटेक्ट किया और बहुत ही बदतमीजी से बातें की मैसेजेस में और कुछ पुरानी चैट शेयर की जो मोनू और शुमाइला के बीच हुई थी। फिर कुछ ही दिनों में कुछ और लड़कियों ने कांटेक्ट करना स्टार्ट किया तो मेरा फेसबुक अकाउंट बंद करवा दिया गया। शुमाइला वाहिद ने मेरे को दोबारा कांटेक्ट किया और उन्होंने फिर से बदतमीजी की बातें करी और उन्होंने बोला कि शादी के पहले भी और शादी के बाद भी मेरा और मोनू का अफेयर चल रहा है। और काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताई। जो कॉन्वर्सेशन मेरे और मोनू के बीच थी वो शुमाइला को पता थी। ये जानने के बाद मोनू ने मेरे से बहुत ज़्यादा मारपीट करी, मेरा मोबाइल तोड़ दिया। मेरे को 5 घंटे लगातार मारा, इतना मारपीट करी कि मेरी पूरी बॉडी में इतना ज़्यादा इंजरीज आ चुकी थी, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। और इसी मारपीट करते साथ उन्होंने फायरिंग भी करी। इतना ज़्यादा मेरे को मार चुके तो मुझे लग रहा था मैं मर ही जाऊँ। मदर इन लॉ ने भी जब सब कुछ देखा, उन्होंने भी बस बात दबाने के लिए कहा। कुछ महीने बाद फिर किसी का कुछ पता चलता, फिर मारपीट करते। हर एक छोटी छोटी बात पे, हर बात पे बस हाथ उठता। दिन रात बस लगता था कि मैं ये सब क्यों सफ़र कर रही हूँ। 1 महीने बाद ही मैं घर पर आई अपने मायके। तब अमृत दुबे ने मुझे कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने बताया कि मेरा मोनू के साथ अफेयर चल रहा है। हमने मोनू को कॉन्फ्रेंस में लेके सारी पूछा तो उन्होंने भी सारा कन्फेस किया, लेकिन मोनू को नहीं पता था कि मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ।
ऐसे करके मेरे सामने सारी बातें आई। तो मुनुज में से मैंने तब भी बोला था कि आप अभी मेरे से डाइवोर्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहिए, मेरे को बस डाइवोर्स दे दीजिए। तब भी वो नहीं माने। कुछ टाइम के बाद मुझे बेबी कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया और बहुत ज़बरदस्ती भी गई मेरे साथ, सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा मेरे साथ दबाव किया गया। इन सब से होने के बाद मैंने एक दिन फादर इन लॉ को सब कुछ हिम्मत करके मैंने सारा सब कुछ बता दिया। तो उन्होंने यही बोला कि ये सब कुछ ना पॉलिटिक्स में सब कुछ होता है। ये शुरुआती में सिर्फ 1 साल अपने ससुराल में थी, 1.5 साल फिर उसके बाद मैं अपने मायके में थी और इस बीच में मेरी मोनू से कोई बातचीत नहीं होती थी। वो वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमते थे, लिविंग में भी रह रहे थे, सारी चीज़ें चल रही थी। और भी पता चला कि वही अमृत दुबे से दोबारा पॉलिसी के पेपर बनवाए हैं, उसमें मैरिटल स्टेटस सिंगल लिखा है। पूरे परिवार ने मेरे पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, धमकियाँ देना शुरू कर दिया, मेरे को अपने मायके जाना बंद कर दिया। मैंने पूरी तरीके से अपने लॉस का घर छोड़ दिया। मैं अपने मायके आई, मैंने अपनी जॉब की तैयारी करी। 3 साल के बाद जब मैं सब छोड़ के गुड़गांव चली गई, बाद ही जब पहली दिवाली पड़ी तब मैंने अपने लॉस को बुलाया था घर पे। वहाँ से कोई नहीं आया, सिर्फ फादर इन लॉ आए थे। मैंने बोला कि आप मुझे बस डाइवोर्स दे दीजिए, मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती हूँ। उन्होंने यही बोला, इस बार तो तुम्हारी जुबान पे ये तलाक का शब्द आ चुका है, अगली बार से आया और मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ। 1.25 साल हो चुका है मेरे केस अप्लाई हुए, लेकिन वो कभी उन लोगों ने कोई इनिशिएट नहीं लिया। मेरी होप पूरी तरीके से टूट चुकी है। मेरी होप, मेरी उम्मीद, मेरी आशाएं पूरी तरह से टूट चुकी हैं। ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर ख़त्म होती है। अब मैं आपको एक कहानी पढ़कर सुना रहा हूँ जो नीतू सिंह ने खुद बताई है, खुद लिखी है और वो बताती है कि आखिर उसके साथ क्या कुछ हुआ। कुछ लोगों को ये कहानी विचलित करने वाली लग सकती है, इसलिए जो भी लोग इस वीडियो को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पूरा समय निकाल कर सुने और समझें कि आखिर इस बेटी के साथ हुआ क्या है। ये बेटी बताती है कि मेरा नाम नीतू सिंह ठाकुर है, मैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल के अपराधी बेटे की पत्नी हूं। अब मैं अकेले दिल्ली में रहकर नौकरी करती हूं और अदालत में तलाक के लिए लड़ रही हूं। मैं बहुत हिम्मत करके अपनी कहानी लिख रही हूं। मेरी इस कहानी से कई लोग विचलित हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा और मेरे समाज का सच है जो शायद आपको झकझोर कर रख दे या नहीं भी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सब लोगों के अंदर संवेदनाएं हो। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए वो कहती है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इस समाज को स्वीकार कर लिया है। साल 2016 में जब इस राजनीतिक परिवार से मेरे लिए रिश्ता आया, तब मेरी उम्र 26 साल थी। मेरे पिता भी राजनीति में थे। मैं मिलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन पहली मुलाकात के बाद ही मैंने कह दिया कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। लेकिन शादी के लिए मुझ पर दबाव डाला गया। मुझे बताया गया कि वो सिगरेट या शराब नहीं पीते और जो मुकदमे हैं वो राजनीति से प्रेरित है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो इस लड़की नीतू सिंह ठाकुर के जो पति थे उनका नाम मोनू बताया जा रहा है और मोनू के ऊपर कुछ मुकदमे थे। कहा यह गया कि ये लगभग राजनीति से प्रेरित है। मुझे शादी के बाद ये पता चला कि मेरे पति पर 45 आपराधिक मुकदमे हैं, जिनमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे आरोप भी शामिल हैं। मैंने उनके एजुकेशन के बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि उन्होंने ग्रेजुएशन और पीजी AMT से की है। मेरे सामने एक सोशल वर्कर की तस्वीर पेश की गई जो महिलाओं के लिए काम करते हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यह सब झूठ है। वो राजनीति के लिए, महिलाओं के लिए काम करने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में उनके मन में महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। वो बस उन्हें भोग की वस्तु समझते हैं। बहुत दबाव में आखिरकार जब मैंने शादी के लिए हाँ कर दी तो उन्होंने मेरी हर चीज़ को कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। मेरे हाँ करने के तुरंत बाद 10 दिन के भीतर ही फंक्शन तय कर दिए गए और मुझे कहा गया कि मैं इस बारे में किसी को ना बताऊं, अपने किसी रिश्तेदार से भी इस रिश्ते को लेकर चर्चा ना करूं। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो रहा था कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। बोले कि राजनीति में यह सब करना पड़ता है। मेरे हर सवाल का इतना ही जवाब दिया जाता था कि राजनीति की वजह से यह सब करना पड़ता है। कई लोग हैं जो नहीं चाहेंगे कि शादी हो, हम नहीं चाहते कि यह रिश्ता टूटे। उसी समय उन्होंने मेरा मोबाइल बंद करा दिया और मुझे नया नंबर दिया। रोज मुझसे यही कहा जाता था कि आपने किसी को इस रिश्ते के बारे में बताया तो नहीं। एंगेजमेंट से लेकर एक दिन पहले तक, शादी के एक दिन पहले तक हमारे रिश्तेदारों को बताया नहीं गया। शादी से
पहले मैं एक बार उनसे भोपाल में मिली थी। उनसे का मतलब वो अपने पति की बात कर रही है। शादी से पहले मैं उनसे एक बार भोपाल में मिली थी, तब भी उन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने मना किया तो नाराजगी जाहिर की, कहा कि तुम मुझे मना कैसे कर सकती हो, हालांकि हमारी शादी नहीं हुई थी और मैं सिर्फ शारीरिक रिश्ते के लिए शादी नहीं करना चाहती थी। कोई भी लड़की सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए शादी नहीं करती है। उन्होंने अपने मन में ये गांठ बांध ली कि मैंने उन्हें मना किया। मेरा रिश्ता ही तय हुआ था, लेकिन उन्होंने मेरी कहीं भी आने जाने पर रोक लगा दी थी, किसी से भी मिलने को मना कर दिया था, मुझ पर नजर रखे जाने लगी। अगर मैंने फोन पर किसी से बात की तो उसकी डिटेल निकाल ली जाती थी और फिर सवाल किया जाता था कि मैंने क्यों और क्या बात की, किससे बात की। वो मेरे फोन कॉल की हर यानी कि कॉल के ऊपर नजर रख रहे थे। मैं कभी भी बाजार जाती तो ड्राइवर को फोन करके कहा जाता कि 10 मिनट हो गए, वो कार में क्यों नहीं बैठी है। ये सब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैंने अपनी फैमिली से भी इस बारे में बात की और मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे कहा गया कि अगर रिश्ता टूटता है तो समाज में गलत संदेश जाएगा, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ को लग रहा था कि एक बार तय होने के बाद अगर ये रिश्ता टूटता है तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, जैसा कि आम लोगों में धारणा भी है। मैं दिन में गुरुग्राम में शॉपिंग कर रही थी, मुझसे इनका कॉल मिस हो गया। उन्होंने मुझे गालियां दी और कहा कि तुम्हें पता नहीं कि किसके साथ तुम्हारा रिश्ता हुआ है। मैंने कहा कि मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती हूं, मैं इतनी निगरानी में नहीं रह सकती हूं। मेरे परिजनों ने मुझसे कभी इस तरह बात नहीं की और आप भी इस तरह बात नहीं कर सकते। यानी कि जो नीतू सिंह ठाकुर थी उसे जाहिर तौर पर पता था कि महिलाओं के अधिकार क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या होता है, लेकिन उसके ह्यूमन राइट्स को कोई ह्यूमन की तरह समझने के लिए शायद सामने था ही नहीं। उन्होंने मुझे फिर से बहुत गालियां दी, डराया धमकाया। मैंने रिश्ता तोड़ने की बात की तो कहा गया कि अब ये शादी होकर रहेगी चाहे जो हो जाए। एक बार फिर मुझ पर हर तरह से दबाव डाला गया और मैं हार गई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें शादी के एक दिन बाद छोड़ दूं, लेकिन शादी अब मैं करके रहूंगा, ये मेरी जिद है। अब मुझे लगता है कि अगर मैंने हिम्मत दिखाई होती तो शायद हालात ऐसे ना होते। फिर बताया गया कि एंगेजमेंट से पहले तक मैं सोशल मीडिया पर नहीं थी। इन्होंने मेरी फेसबुक आईडी बनाई, मेरे साथ तस्वीरें लगाई, मुझे कहा कि मैं कभी भी अकेले तस्वीर पोस्ट ना करूं। इसी बीच इनकी एक गर्लफ्रेंड ने मुझे फेसबुक मैसेंजर के जरिए संपर्क किया, भद्दी भाषा में मुझसे बात की और कहा कि जिससे तेरी शादी हो रही है वो तुझे पत्नी मानता ही नहीं, वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये रिश्ता लागू रहे। इसके बाद उन्होंने मेरा फेसबुक अकाउंट भी बंद कर दिया। यानी कि जब उनके पति को पता लगता है, नीतू सिंह ठाकुर के पति मोनू को पता लगता है, तो वो उसका फेसबुक अकाउंट बंद कर देते हैं। मुझे चीज़ें पता चल रही थी, लेकिन मैं इस रिश्ते में इतना फंस चुकी थी कि मैं शादी से पीछे नहीं हट पाई। मैंने इस उम्मीद से शादी की कि हो सकता है कि आगे चलकर सब ठीक हो जाए। मेरी शादी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत कई बड़े राजनेता शामिल हुए थे, सबने शुभकामनाएं दी, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि मैं गलत जगह फंस गई हूं। शादी के अगले दिन ही मुझे पूरे परिवार के सामने बेइज्जत किया गया। मैंने बर्दाश्त कर लिया। शादी के दिन ही मेरे पति गर्लफ्रेंड से मिलने चले गए। शादी के 10 दिन बाद मुझे मायके छोड़ने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने मेरे पति भोपाल चले गए। अपने बीच बहुत बात नहीं हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि शादी के 10 दिन बाद ही उन्होंने मुझसे बात करना क्यों बंद किया, लेकिन सच ये था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे, उनके पास मेरे लिए समय नहीं था। जब मैं दोबारा ससुराल रहने गई तो सब कुछ मुझे बहुत अजीब लगा। मेरे पति दिन में सोते, शाम को उठते, दफ्तर जाकर शराब पीते, लेट नाइट घर आते और सुबह तक जागते। मैं 2 घंटे से सो नहीं पा रही थी। रात में मुझे उनके साथ जागना पड़ता और दिन में परिवार के साथ। जब तक ये गहरी नींद में ना सो जाएं, मुझे झपकी लेने की भी परमिशन नहीं थी। मेरा पूरा रूटीन खराब हो चुका था। इसका असर मेरी सेहत पर पड़ रहा था। मेरा वजन गिर गया था। मैं मानसिक अवसाद में आ गई थी। शादी के बाद मुझे किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं थी। एक बार भी मैं अकेले घर से बाहर नहीं निकली। मैं इतनी कमजोर हो गई थी कि मुझे सही से दिख भी नहीं रहा था। जबलपुर के अस्पताल में मुझे बीमार रहने की वजह से भर्ती करवाया गया। मैं 10 दिनों तक अस्पताल में थी। मेरी बैकबोन में इंजेक्शन दिया गया। इसकी वजह से मैं 2 महीनों तक बैठ नहीं पाई। ये सब शादी के 4 महीने के अंदर हुआ, जिसे कोई भी लड़की महसूस नहीं कर पाई, जिसे एक लड़की सहन नहीं कर पाई, जिसे एक लड़की सहन नहीं कर पा रही थी। मुझे दिल्ली के एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया गया, लेकिन उसके बाद भी उसे भी मैं अपनी बात
नहीं कर पाई क्योंकि मुझे अकेला नहीं छोड़ा गया। ये बाहर से दूसरी लड़कियों के साथ फिजिकल होकर आते, फिर घर में मेरे साथ रिश्ते बनाते, इससे मुझे इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर ने मुझे अब 6 महीनों तक कंसीव नहीं कर पाऊंगी ऐसा बताया और डर मेरे भीतर बैठ चुका था। मैं अचानक सोकर उठती थी, मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि हमारे बीच क्या हो रहा है। हमारे बीच सिर्फ शारीरिक संबंध थे, वो भी जबरदस्ती के। अपनी मर्दाना कमजोरी का गुस्सा वो मेरे जिस्म पर निकालते। मैं खुश थी या नहीं इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। मैं साल भर उनके साथ रही, उन्होंने एक बार भी मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे नहीं देखा। मेरा फ़ोन भी उन्होंने ले लिया था, किसी को भी मैं मैसेज नहीं कर सकती थी। किसी का मैसेज अगर मुझे आता था तो वही उस पर जवाब देते थे। मैं जब भी अपनी सास से उनके व्यवहार के बारे में बात करती तो मुझे यही कहा जाता कि तुम उसे समझो और उसके साथ एडजस्ट करो। मैं कभी भी अपने पति से अपने रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं कर पाई। मैं कुछ भी बोलती तो वो मुझे मारपीट कर छोड़कर मेरे पास से अपनी गर्लफ्रेंड के पास चले जाते थे। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। घर में मुझे एक नौकर की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। बाहर सबको ये बताते कि ये शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई है। वो ये दिखाने की कोशिश करते कि उनकी शादी हुई ही नहीं है। शादी के 6-7 महीनों तक मैंने एडजस्ट की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई। मैं बहुत बीमार रहने लगी, अवसाद मुझ पर हावी होता जा रहा था, मुझ पर बच्चा पैदा करने का दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन जब तक मेरे रिश्ते पति से बेहतर ना हो मैं इसे आगे और नहीं बढ़ाना चाहती थी। मेरे फ़ोन के अंदर मेरे पति और उसकी गर्लफ्रेंड की हज़ारों तस्वीरें थी और अलग अलग गर्लफ्रेंड के साथ थी, यानी कि मेरे पति के कई लड़कियों के साथ संबंध थे। उन लड़कियों की फेहरिस्त इतनी लंबी थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मेरे फ़ोन में हज़ारों तस्वीरें हैं जिनमें ये अपनी गर्लफ्रेंड के अलग अलग गर्लफ्रेंड के साथ हैं। ये सभी गर्लफ्रेंड 20-22 साल की लड़कियां थी जो शायद ड्रग्स या पैसे के लिए इनके पास आई हों। एक के बाद एक मुझे मैसेज करती, इन्हें पता चलता और मुझे मारा पीटा जाता। मैं सोचती थी कि इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने तो किसी से भी कुछ बात करने की कोशिश नहीं की या फिर कुछ जताने की कोशिश नहीं की। ससुर का विधायक निवास पति की अय्याशी का अड्डा है। शादी के पहले मुझे पता था कि ये ऐसा, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ये सब कुछ होता है। मैंने अपने ससुर से बात की तो उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद मुझे पता चला कि शराब और ड्रग्स लेना इनकी रोज़ की आदत है। भोपाल में मेरे ससुर का सरकारी विधायक निवास इनकी अय्याशी का अड्डा है। ये जब भी भोपाल जाते वहाँ से ड्रग्स और शराब की पार्टियाँ होती थी। कोई ना कोई लड़की वहाँ से तस्वीरें मुझे भेज देती। एक दिन इन्होंने लड़कियों के जिस्म पर ड्रग रखकर नशा किया। यानी आप समझिए कि कहानी ये बहुत लंबी है। मेरा गला दबाया जाता था, घर वालों को बताया तो कुंडली को दोष दिया गया। मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी कि बिना सहारे के खड़ी नहीं हो पा रही थी। और अब एक बहुत ही गंभीर सवाल ये बेटी पूछती है कि सरकार को बताना चाहिए कि बेटी को किससे बचाना है। सरकार बेटी बचाओ का नारा देती है, सरकार को ये भी बताना चाहिए कि बेटी से किसको बचाना है और कैसे बचाना है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं, उनकी ड्रग्स पार्टियां चल रही हैं, लेकिन मेरे 6 बेशकीमती साल इस खराब रिश्ते में गुजर गए हैं। कितनी ही बार आत्महत्या का ख्याल मेरे मन में आया। मैंने हर दिन इस हालात से जंग लड़ी है। मैं जानती हूं कि ये लड़ाई बहुत लंबी है और मुझे बहुत हौसले की ज़रूरत होगी। अब मैंने अपनी ये कहानी कही है ताकि किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो, कोई और लड़की ऐसे खरीब रिश्ते में ना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा रिश्ता उसके साथ होता है तो वो इससे ज़रूर निकलने की कोशिश करे। सरकार और समाज उसे न्याय दिलाने के लिए आगे आए, ऐसा काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ से आप समझिए कि एक बेटी ने अपनी आप बीती सुनाई है। एक बेटी ये बताती है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। एक पढ़ी लिखी बेटी ने अपनी रिकॉर्डिंग जारी की, एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी आज पूरे देश, पूरे समाज के सामने है। और यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि इस बेटी को न्याय दिलवाने के लिए आखिर कौन सी शक्ति, कौन सी सरकार आगे आएगी। धन्यवाद।